जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये यूनिट 1 है। इसी के साथ साथ इस पूरी बुक के हम 6 से 7 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जिसमें पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसमें ये क्या है? इस चैप्टर का नाम है इतिहास के मुख्य सूत्र, अर्थात इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं। ये आपके एग्जाम में पहला या फिर दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। ज़्यादातर देखा गया है कि ये एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन होता है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं, अर्थात हमें इतिहास की जानकारी किन किन चीज़ों से पता चलती है। अगर हम इतिहास की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक साधन, या फिर जिनको हम साहित्यिक स्रोतों के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पुरातात्विक साधन, जिनको हम पुरातात्विक स्रोतों के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साहित्य स्रोत क्या होते हैं। भाई, साहित्य स्रोत वो होते हैं जो कि लिखे जाते हैं किसी के द्वारा, किसी की हैंडराइटिंग में, जिनको हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिनको हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। अभिलेखों से जो प्राप्त इतिहास की जानकारी होती है, उन्हीं को ही हम साहित्य स्रोत के नाम से या साहित्य साधन के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभिलेख के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। जी हाँ, अभिलेख के अध्ययन करने वालों को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। जो भी इतिहासकार जब खुदाई के समय या फिर कोई पुराने अभिलेख मिलते हैं और जो उनका अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उस अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। तो हमें अब यह पता हो गया कि भाई अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात है कि साहित्य साधन में क्या होता है। भाई, जो चीज़ लिखी गई है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक तथा पुरातात्विक साधन कौन से हैं, या भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं। सिंपल सा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मुझे आपके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मुझे कहाँ से जानकारी हासिल होगी, तो आपका उत्तर होएगा भाई मेरे परिवार से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से, मेरी बुक्स से, मेरे आई कार्ड से, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों से, मेरे जूतों से, है ना, मेरी हैंडराइटिंग से, मेरी आइडेंटिटी जो कार्ड है उससे। सिंपल सी बात है, अगर आपके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपके बारे में जानकारी के जो विभिन्न स्रोत हैं, आपके परिवार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी बुक, आपके कपड़े, है ना, उन सब चीज़ों से आपके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना है तो किस चीज़ के द्वारा इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है, तो वो है साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोतों में हम बेसिकली उन स्रोतों को रखते हैं जो कि हाथ से लिखे गए हैं, या जो पुराने समय में किताबों के माध्यम से या फिर ग्रंथों के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से लिखा गया था। तो सबसे पहले साहित्य स्रोत में आते हैं आपके वेद। जी हाँ, हमें पता है कि हमारे पास 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। इन वेदों से हमें पुराने रीति रिवाजों का, पुराने सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। इन्हीं के साथ साथ इन सभी पॉइंटों में आपको एक पॉइंट जोड़ना है कि इन सब चीज़ों से हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है। अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसमें हमें हवन की, यज्ञ करने की इत्यादि जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेदों से हमें ऐतिहासिक जानकारी हासिल होती है, उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है तथा धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, तथा साथ के साथ समाज में प्रत्येक व्यक्ति के जो वर्ण व्यवस्था थी, या जो एक नियम था, मतलब जीवन जीने का जो नियम था, तथा वो हमें वेदों से, उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेद हैं इतिहास की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। इन्हीं वेदों के साथ साथ आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारे पॉइंट हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे वेदों से हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, तथा हमें यह पता हुआ है कि ऋग्वेदिक काल में कोई भी
कोई भी राजनीतिक ऐसी संरचना नहीं थी, परंतु जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया एक राजनीतिक संरचना धीरे धीरे उत्पन्न होनी शुरू हो गई। उस समय सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी? ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पहले की कार्यों के आधार पर था परंतु अब वो जन्म के आधार पर हो गया। इसी के साथ साथ इन वेदों से हमें आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है कि आर्यों अपने किस प्रकार से अपने राजा या फिर शासन को चुनते थे या फिर उनको चलाते थे, उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। इसी के साथ साथ हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ उस टाइम के हमें ये पता चलता है कि सबसे जो परिवार की सबसे जो छोटी इकाई थी उन्हें परिवार कहा जाता था, और बहुत सारे परिवारों को मिलकर गाँवों का निर्माण हुआ, बहुत सारे गाँवों को मिला के जनपद का निर्माण हुआ, बहुत सारे जन को मिला के जनपद का निर्माण हुआ। इसलिए उस टाइम पे भारत में 16 महाजनपद थे और इन्हीं जो जन का हेड होता था उसको मुखिया या फिर राजा के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। भाई वेदों का हमें पता हो गया 4 वेद थे, इसी के साथ साथ हमें ब्राह्मण ग्रंथ से भी इतिहास की जानकारी हासिल होती है। जैसे कि बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इनसे यह पता चलता है कि उत्तर भारत में एक कौशांबी राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया। अर्थात इन ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल होती है कि इतिहास में किस प्रकार से राज्यों का उदय हुआ, इतिहास में कौन कौन से राजा थे, उस टाइम पे में कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती थी, सामाजिक क्रियाएं होती थी। इसी के साथ साथ एक शब्द होता है आरण्यक, जिसको आरण्यक के नाम से भी जाना जाता है। आरण्यक से भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक एक प्रकार से ऐसी पुस्तकें या ऐसी ग्रंथ होती है जो कि वनों में पढ़े जाते हैं या जो वनों में लिखे जाते हैं। 6 आरण्यक अभी तक उपलब्ध हैं। इन्हीं आरण्यक से हमें पता हुआ है कि भाई मतलब जीवन का रहस्य क्या है, या जो वनों में जड़ी बूटियाँ होती हैं वो कौन सी जड़ी बूटी किस प्रकार की है, या सामाजिक जीवन उस टाइम कैसे था, या फिर चिकित्सक अब जीवन के बारे में इन्हीं आरण्यक से पता चलता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं उपनिषदों की, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान को अर्जित करना। और हाँ, इसी प्रकार से अगर हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद की संख्या 108 उपनिषद अभी तक उपलब्ध हैं और ब्राह्मण ग्रंथ का ये अंतिम भाग है। जी हाँ, उपनिषद को हम ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आत्मा का, जीवन का, मृत्यु का और रहस्यों का वर्णन किया गया है तथा उपनिषदों से हमें उस टाइम पे जो संस्कृतियाँ थी उनके बारे में जानकारी हासिल होती है। उस टाइम पे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो सामाजिक जीवन था, उनके बारे में जानकारी हासिल होती है तथा आत्मा तथा मृत्यु के ऊपर जो वाद विवाद है, जो असमंजस है, वो भी इन्हीं उपनिषदों में लिखा गया है। इसी के साथ साथ हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य हैं, ये 3 प्रकार के सूत्र हैं जो कि जीवन के, जो कि धर्म सूत्र, क्रय सूत्र और कल्प सूत्र में विभक्त किए गए हैं। इन सूत्रों से भी हमें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का पता चलता है। जैसे धर्म सूत्र में ये बताया गया है कि एक प्रकार जो राजा होता है, राजा का प्रथम जो कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना है और राजपाट करना है। इसी के साथ साथ गृह सूत्र में ये बताया गया है कि एक घर में जो परिवार होता है उसका में किस प्रकार के उनको कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के नहीं करने चाहिए, अर्थात घर का जो मुखिया होगा वो कौन होगा। इसी के प्रकार से कल्प सूत्र में बताया गया है कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान के साथ साथ जादू टोना और जो विज्ञान है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो चर्चा है वो कल्प सूत्र में की गई है। अगर हम स्मृतियों की बात करते हैं तो स्मृति भी इतिहास की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। स्मृतियों में बहुत सारी स्मृतियाँ आ जाती हैं, उनमें से एक है मनुस्मृति। हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू धर्म में एक मनुस्मृति कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मनुस्मृति से भी हमें
उस समय की ऐतिहासिक समय की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन का पता चलता है। इन्हीं मनुस्मृतियों से हमें ये पता हुआ कि आर्यों के दैनिक जीवन का उल्लेख है, जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है वो इन्हीं मनुस्मृतियों में किया गया है। इसी के साथ साथ महाकाव्य, जी हाँ, महाकाव्यों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, मतलब ये महाकाव्य है। हमें रामायण से भी उस टाइम की सामाजिक जीवन के बारे में, उस टाइम के राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, और महाभारत से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल होती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल होती है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गंधर्व पुराण है इत्यादि हैं। इन्हीं के साथ साथ विष्णु पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया, शिव पुराण में शिव की स्मृतियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से अन्य पुराण हैं, तो जैसे आपने गरुड़ पुराण का भी सुना होगा कि जिसमें यह उल्लेख है कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसका फल इसी जीवन में ही मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। अब आप ये देखोगे कि कितने सारे पॉइंट है आपके पास, है ना, मतलब इतने पॉइंट हैं, कम से कम 24-25 पॉइंट होएगी। जैसे साहित्य सूत्र है, प्रोतात्विक साधन, या फिर साहित्य साधन प्रोतात्विक। अब साहित्यों में वेद हैं, वेद में ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, उसके बाद सूत्र साहित्य है, फिर स्मृतियाँ हैं, फिर महाकाव्य हैं, फिर पुराण है। कितने सारे पॉइंट है। आपका ये आंसर इतना हो सकता है कि आपका एक पूरी की पूरी शीट आप इस आंसर से भर सकते हो। जी हाँ, जो एक पूरी शीट आपको कॉलेज के टाइम पे मिलती है, आई थिंक 12 या 24 पेजों की होती है, वो आप पूरी इस आंसर से भर सकते हो। पर आपको इतना आंसर करना है कि 6 पेज तक आप उसे भर दो। 6 पेज अर्थात ये 1 पेज, 1, 2, 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिंगल 4 पेज आप भर दोगे तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आपके पास पॉइंटों की भरमार होएगी। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। भाई बौद्ध साहित्यों से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल हुई है, बौद्ध धर्म से भी तो हमें इतिहास की जानकारी हासिल हुई है, जैन धर्म से भी तो इतिहास की जानकारी हासिल हुई है, मुस्लिम धर्म से भी तो इतिहास की जानकारी हासिल हुई है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो एक पुस्तक है जिसको कि त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। इन सब पिटक से भी तो हमें बौद्ध धर्म के संबंध में, उनके ज्ञान का, उनके दर्शन का, या उस समय में जो नियम होते थे उसका पता होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक में यह बताया गया है कि बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक तथा भिक्षुणी थी, उनके लिए जो एक नियम होते थे, रोज के नियम होते थे, उसका उल्लेख है विनय पिटक में। अगर हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में बौद्ध के जो उपदेश हैं उनको उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक में उनके दर्शन को उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ हमें इन ग्रंथों से यह पता चलता है कि उस टाइम पे समाज में स्थिति किस प्रकार की थी। और ये जो बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं ज़्यादातर पाली भाषा में है। जी हाँ, कुछ संस्कृत में, लेकिन ज़्यादातर पाली भाषाओं में। इसी प्रकार से हमें जैन धर्म से भी तो इतिहास की जानकारी हासिल होती है। भाई जैन धर्म से भी तो पता चलता है कि जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, इसमें पता चलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पुस्तकों से ही पता हुआ कि भाई कि भारत उस टाइम पे 16 महाजनपदों में उल्लेख्य था। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे आज भारत 28 स्टेट और 7 यूटीज है में से मिलके पूरा भारत बना है। उस टाइम पे भारत में ऐसे 16 बड़े बड़े महाजनपद थे, है ना। तो उस टाइम की राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का हमें पता चलता है बौद्ध धर्म की पुस्तकों से, जैन धर्म की पुस्तकों से। जैसे जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, जो कि यहाँ पे अभी मैंने मेंशन नहीं करी, पर आप चाहो तो कर सकते हो, कि बौद्ध धर्म की पुस्तक जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, उससे भी पता चलता है कि भारत में 5वीं, 3री, 4थी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। उस टाइम में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था
मगध था उसका भी रीजन बताया हुआ है। इसी के साथ साथ हमें संगम साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। भाई अब संगम साहित्य कौन से होते हैं? संगम साहित्य वो साहित्य होते हैं जो कि तमिल भाषा में लिखे गए हैं, जो कि तमिल राजवंश के टाइम पे, जो कि संगम राजवंश के टाइम पे जो चोल चेर और पांड्य के जो इतिहास को बताते हैं। इसी के साथ साथ संगम साहित्य से हमें व्यापार तथा वाणिज्य पर भी जानकारी हासिल होती है। संगम साहित्य बेसिकली साउथ इंडिया के इतिहास को जानने का मुख्य साधन है। इसी के साथ साथ अगर हम विदेशी साहित्यों की भी बात करें, भाई जैसे आपके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी हो तो आपके परिवार से जानकारी मिल सकती है, आपके फ्रेंड से मिल सकती है, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके ट्विटर, आपके फ़ोन से, आपकी पुस्तकों से, आपके ईमेल आईडी से, आपकी हैंडराइटिंग से, आपके कपड़ों से, है ना। इसी के साथ साथ आपके कुछ ऐसे फ्रेंड से भी तो मिल सकती है जो कि फ़ॉरेन में बैठे हो, विदेशों में हो, उनसे भी आपके बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। इसी के साथ साथ भारतीय इतिहास के बारे में अगर जानना हो तो विदेशी साहित्यों से भी मिल सकती हैं। जैसे हमें सभी को पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, मेगास्थनीज भारत में आया था, तो मेगास्थनीज ने भारत के ऊपर एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका से हमें उस टाइम की राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ भाई चीनी साहित्यों से, जैसे होनसेंग भारत में आया है, फायान भारत में आया है, इत्सिंग भारत में आया है। ये चीनी साहित्यकार या चीनी जो दर्शन साहित्य वाले हैं ये भी भारत में आए हैं, जो भाई 398 ईस्वी में आया है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया है, एक राजा हर्षवर्धन के समय में आया है। जो होनसेंग है वो राजा हर्षवर्धन के समय में आया है, जो फायान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्य में आया है। तो उस टाइम पे इनकी जो पुस्तक थी उनसे भी हमें जानकारी हासिल होती है। इसी के साथ साथ जो विदेशी आक्रमणकारी जब यहाँ पे आए थे, जो उनके साथ साथ कुछ मुस्लिम साहित्य भी आए थे, साहित्यकार भी आए थे। जैसे अल बरूनी आया था जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद में, जो कि 1030 में शायद एक्सपायर हो गया था। उसकी एक पुस्तक थी किताबुल हिंद। आपने गजनवी का तो नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनवी। एक था मोहम्मद गौरी, एक था महमूद गजनवी। तो आपने गजनवी का तो नाम सुना होगा। तो 1001 से लेके 1027 पर उसने भारत पे कम से कम 17 बार आक्रमण किया था। तो ये उनके साथ आया था अल बरूनी। इसी के साथ साथ अगर हम पुरातात्विक साधन की बात करते हैं तो पुरातात्विक का अर्थ होता है जैसे सिक्के होंगे, मुद्राएं होगी, मूर्तियां होगी। जो इतिहासकार जब इतिहास की खोज करते हैं या जब खुदाई के समय जो अवशेष मिलते हैं, जैसे सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मूर्ति हैं, आभूषण हैं, वो सारे के सारे पुरातात्विक साधन या पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, सिक्कों के अध्ययन करने को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अभिलेखों के अध्ययन करने वाले को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगर हम पुरातात्विक साधनों की बात कर रहे हैं, भाई उस टाइम पे मुद्राओं से भी तो यह पता चलता है इतिहास का। जैसे आज आप भारत का कोई भी एक कॉइन उठा लो या भारत की कोई भी एक मुद्रा उठा लो, तो उस मुद्रा से आप जान सकते हो कि वो किस मुल्क की मुद्रा है, उस मुल्क में इतिहास क्या है, उससे पता हो सकता है। क्योंकि मुद्राओं से आप कोई भी नोट अपने पास उठा के चेक कीजिए या फिर कॉइन उठा के देखिए, उस कॉइन पे एक ईयर लिखा होगा, एक राष्ट्रीय चिन्ह बना होगा, एक देश का नाम लिखा होगा, एक देश की भाषा होगी, तथा उससे आपको बहुत सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसी के साथ साथ सिक्कों से, मुद्राओं से हमें जानकारी हासिल की जा सकती है कि भाई पुराने टाइम में जो सबसे पहले किस शासकों ने सोने के सिक्के बनाए, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने बनाए, सबसे पहले कुषाण शासकों ने। इसी के साथ साथ शीशे के सिक्के भी बनाए गए थे। तो हमें मुद्राओं से पता चल जाता है कि उस टाइम की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजाएं हुए हैं जिन्होंने अपनी उपाधियों को सिक्कों पे उतेरना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ जो विष्णु को ज़्यादा मानते थे उन्होंने अपने सिक्कों पे विष्णु की आकृति को बनवाया। जो शिव को मानते थे उन्होंने शिव से संबंधित जो चिन्ह थे उनको
उकेरना शुरू हो गया। कुछ कुछ इतिहासकार तो अब कुछ कुछ तो इतिहास में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम किया, अर्थात उन्होंने अपनी माता का नाम भी अपने सिक्कों पे, अपने साम्राज्य में जो सिक्के चलते हैं उन पे उतारना शुरू कर दिया। आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सातवाहन वंश के एक राजा थे गौतमीपुत्र शतकर्णी, जिन्होंने अपने वंश में अपनी माता का काफ़ी सम्मान किया। इसी के साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के हैं वो वह गुप्त काल में मिले हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के का निर्माण कुषाण शासकों ने किया था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त के सिक्के हैं, है ना, विष्णुगुप्त के सिक्के हैं। विष्णुगुप्त के सिक्कों पे उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो कुछ कुछ सिक्के ऐसे हैं कि जैसे जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, है ना। तो इन सिक्कों से यह पता चलता है कि भाई उस टाइम पे वो किस प्रकार की उनकी राजनीतिक और धार्मिक उनके विचार थे। तो सिक्कों से भी धार्मिक राजनीतिक जीवन का पता चलता है। इसके साथ साथ मूर्तियों से, आपने एक मूवी को देखा होगा जिसका नाम है बाहुबली। तो मूर्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पुराने समय में जो 16 महाजनपद थे इनमें भी काफ़ी मूर्तियाँ होती थी। इन्हीं मूर्तियों से जितनी बड़ी मूर्तियाँ उतना ही ज़्यादा उस मुल्क का, उस देश का, उस राज्य का सम्मान होता था। जैसे बाहुबली मूवीज़ में पार्ट 2 मूवी में था कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पे। तो मूर्तियों से पाषाण मूर्तियों से पता होता है इतिहास का कि ये मूर्तियाँ किसने बनवाई हैं। इसी प्रकार से आभूषण से, वेशभूषाओं से अभी भी इतिहास की जानकारी होती है कि भाई मतलब किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक जीवन उस टाइम पे होता था। जैसे अगर हम आभूषण की बात करें तो आपने एक वुमेन का नाम सुना होगा, भारत की एकमात्र महिला सुल्तान जिसका नाम था, जी हाँ, रजिया सुल्तान। वो पुरुषों के जो वस्त्र होते थे वैसे वस्त्र पहन के वो अपने राज सिंहासन पे बैठती थी। इसी के साथ साथ घोड़े की सवारी भी वह करती थी। तो आभूषणों से भी पता हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आभूषण की बात करें तो राणा प्रताप जी के जो आभूषण थे, वो जो उन वस्त्र थे वो सबसे भारी वस्त्र होते थे। कहा जाता है कि 80 किलो का तो उनका एक भाला होता था। और कम से कम जब वो अपने वस्त्र को पहनते थे, आभूषणों को पहनते थे, तो उस टाइम उनका वेट 250 kg 250 किलो तक का हो जाता था। आप सोच सकते हैं कि इतने भारी आभूषण जब कोई व्यक्ति पहन के अगर वो युद्ध क्षेत्र में जाता है तो किस प्रकार से फाइट करते होंगे। तो इन सभी चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी हासिल होती है। इसी के साथ साथ अभिलेखों से भी पता होता है। अभिलेख वो होते हैं जो हाथ से लिखे गए हैं। भाई पुरानी जो भी अभी गुफाएं हैं, जब आदि मानव आते थे तो उस टाइम पे उन्होंने गुफाओं पे चित्रकारी करनी शुरू कर दी। इसी प्रकार से उसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से इतिहास में अभिलेखों से भी जानकारी हासिल प्राप्त होती है। जैसे मध्य प्रदेश में हाथी गुम्फा अभिलेख हैं, यूपी के अभिलेख हैं। इसी प्रकार से जो गुफा लेख है, जो कि गुफाओं में जो हाथ से लिखे हुए लेख हैं, उससे भी इतिहास की जानकारी हासिल होती है। शिलालेखों से भी इतिहास की जानकारी हासिल होती है। आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में या अभी तक स्कूल में या अभी भी कहीं किसी पार्क में, किसी पेड़ के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर अपना नाम या किसी का नाम लिखा होगा। तो वो भी एक प्रकार का लेख हो गया, उससे जानकारी भी हासिल होती है। इसी के साथ साथ हथियारों से भी हमें पुराने समय की जानकारी हासिल होती है। औजारों से भी हमें जानकारी हासिल होती है। अवशेषों से भी हासिल होती हैं, जो मन के होते हैं उनसे भी हासिल होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इमारतों की बात करें, भवनों की बात करें, किलों की बात करें, तो उनसे भी हमें प्राचीन जानकारी हासिल होती है। जैसे प्राचीन भवन और स्मारक से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल होती है। भाई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन थे उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल हुई। जैसे दुर्ग और किलों से भी हमें इतिहास की जानकारी हासिल हुई। अब जैसे आगरा का किला है, दिल्ली का किला है, ताजमहल है, ये जो सारे भवन हैं, किले हैं, इनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे सामाजिक जीवन कैसा था, उस टाइम पे कला कैसी थी, उस टाइम पे तकनीक किस प्रकार की थी। इसी के साथ साथ मृद भांडों से भी हमें जानकारी हासिल होती है। तो अब आपके सामने कितने पॉइंट है, मतलब 10 पॉइंट तो इसी
पुरातात्विक साधन किए हैं। और अगर हम साहित्यिक साधन की बात करें तो साहित्यिक साधन के भी 10-15 पॉइंट है। तो आपके सामने 20-25 पॉइंटों से ज़्यादा पॉइंट आपके सामने, आपको आंसर अपने पॉइंटों में करके आना है। और आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताओ यार, सब्सक्राइब करो मत करो लेकिन कमेंट कर दे करो। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि हम आपके लिए 3 प्रकार के कोर्स लेके आए हैं। अगर आप हमारा बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो इसी प्रकार से आपको पूरी बुक के नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स दे दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। अगर आप हमारा दूसरा कोर्स परचेज करते हो स्टैंडर्ड का, तो इस पूरी बुक की पीडीएफ आपको इन नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप इजीली ये वीडियो देख सकते हो। एक्सेस आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं आनी, सिर्फ इस कोर्स की सिर्फ 2 या 1-2 वीडियो ही चैनल पे डाली जाएगी, और सारी वीडियो जो होगी वो हमारे स्टैंडर्ड और एडवांस सब्सक्राइबरों के लिए होगी। इसी के साथ साथ अगर आप एडवांस कोर्स परचेज करते हो तो आपको नोट्स के साथ साथ वीडियो का लिंक तो दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन और आंसर हमसे पूछ सकते हो, और आपके आने वाले किस वीडियो के, आप किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी वीडियो आप चाहते हो आप हमसे बता सकते हो, ताकि हम जल्द से जल्द आने वाले टाइम में उस पे वीडियो लेके आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।